अच्छा जी, आज के लेक्चर के अंदर हमने जो बातें करनी है बेसिकली डिफरेंट आर्किटेक्चर को हमने डिस्कस करना है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के डिफरेंट आर्किटेक्चर को हमने डिस्कस करना है, जिससे हम बेसिकली ये अंदाज़ा लगाएंगे कि बीइंग अ कंप्यूटर विजन साइंटिस्ट या बीइंग अ डीप लर्निंग इंजीनियर, अगर मैं कोई अपना न्यूरल नेटवर्क बनाना चाह रहा हूँ, अपना कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बनाना चाहूँ, तो मुझे किस तरह के हाइपर पैरामीटर जो है ना वो यूज़ करने चाहिए। मतलब किस तरह का कर्नल का साइज़ क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ़ जो कर्नल हैं या फ़िल्टर हैं वो कितने होना चाहिए, जो लेयर की ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कन्वोल्यूशनल लेयर है, उसके बाद पूलिंग आनी चाहिए या पूलिंग पहले आनी चाहिए, ठीक है। और आखिरी लेयर जो है वो कन्वोल्यूशन लेयर्स होनी चाहिए या फुली कनेक्टेड लेयर होनी, मतलब इस तरह की कोई डिसीजन मेकिंग। तो आपको सीखने का काफ़ी सारा जो आज की क्लास के हवाले से काफ़ी मौका मिलेगा, जिसके अंदर हम डिफरेंट आर्किटेक्चर को, कुछ क्लासिकल और कुछ रिलेटिवली स्टेट ऑफ द आर्ट जो एल्गोरिथम है या आर्किटेक्चर उन्हें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, वो मैं उनको डिस्कस करूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं ना आपको असाइनमेंट नंबर 3 के बारे में बता दूँ थोड़ा सा, जिसके अंदर जिसका पहला पार्ट ना बेसिकली पहले तो मेरा प्रोग्राम नहीं था इसको इंक्लूड करने का, यानी कि ये मैंने लास्ट टाइम आपको होमवर्क दिया था, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट। इसका इस वाले टेबल को आपने फिल करना है। इसके अंदर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपने इसके अंदर करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, स्पेशली एक्टिवेशन साइज और एक्टिवेशन शेप के हवाले से, ठीक है। एक काम तो ये, दूसरा इस असाइनमेंट का दूसरा पार्ट जो है वो क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। उसमें एंड पे लिखा है, हाँ जी, देखें अभी असाइनमेंट नंबर 2 की बेसिकली मॉडिफिकेशन है। उसके अंदर असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर आपने साइन डाटा सेट के बारे में मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अब आपने उसके अंदर जो आर्किटेक्चर बनाना है ना, पहले वाला आर्किटेक्चर आपने यूज़ किया था जिसके अंदर जो न्यूरल नेटवर्क था। अब आपने कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बनाना है, जिसके अंदर बेसिकली ये वाला आर्किटेक्चर आपने यूज़ करना है। याद है, ये हमने स्लाइड्स डिस्कस की थी जब पाईटार्च को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। पाईटार्च के जो 2 ट्यूटोरियल, उनमें से एक ट्यूटोरियल के अंदर हमने इन लेयर के इनका जिक्र भी किया था, इन लेयर्स का ना। इसके अंदर जस्ट हमने फुली कनेक्टेड लेयर्स की बात की थी, मतलब डेंस लेयर की बात की थी या लीनियर लेयर की बात की थी। अब आपने इन वाली लेयर्स को भी इंक्लूड करना है। मतलब क्या, अब आपने जो नेटवर्क का आर्किटेक्चर है ना वो ये वाला बनाना है। बस इसको मॉडिफाई कैसे करना है आपने देखना है। एक तो आपने खुद से ना, मैं अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा, ये nn.con2 इस फंक्शन के बारे में पढ़ना है आपने। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसे इनपुट क्या चाहिए, ठीक है। मोस्टली जनरली इसे इनपुट क्या चाहिए, जो इनपुट साइज़ क्या है आपका, इनपुट इमेज का साइज़ क्या है, कर्नल का साइज़ क्या है, और इसी तरह से जो आउटपुट फीचर है उनका साइज़ क्या है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपने इसके बारे में देनी है। डिटेल प्लीज़ आप खुद देखिए, इसे खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। तो इसी नेटवर्क को आपने इसी नेटवर्क को ऐसा ऐसे ही यूज़ करना है, बस जस्ट डायमेंशन आपने मॉडिफाई करनी है इसकी। और एट द सेम टाइम जब आप लीनियर लेयर अप्लाई करने लगते हैं, मतलब क्या, पहले फ्लैटन करना होता है ना फीचर्स को, तो फ्लैटन करने के लिए आप यकीनन आपकी डायमेंशन ये नहीं बनेगी। जब मैं कन्वोल्यूशन ऑपरेशन अप्लाई करूँगा तो वो जो फॉर्मुलेशन आपको बताई थी कि n+2p माइनस क्या, -f डिवाइडेड बाई s+1, याद है ना वो वाला फार्मूला। तो वो उस वाली फार्मुलेशन के साथ आपके पास यहाँ पे कोई डायमेंशन आएगी, तो आपने उसको उस वॉल्यूम डायमेंशन का सिंगल वेक्टर बनाना है। तो अगेन प्लीज़ आप देख लीजिएगा आपकी प्रॉब्लम के मुताबिक, मतलब साइन डाटा सेट के कॉन्टेक्स्ट में ये सारा कुछ साइन डाटा सेट के लिए करना है आपने। तो इसको मॉडिफाई करना है आपने, और बाकी सारा कुछ ऐसा जैसे ही आपने यूज़ करना है, एक चीज़। और दूसरा काम आपने क्या करना है, अब ये वाला आर्किटेक्चर भी यूज़ करना, आपने रेजनेट को यूज़ करना है, ठीक है। यानी कि असाइनमेंट के 3 हिस्से। पहला हिस्सा ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो टेबल है उसको करेक्ट करना है आपने। दूसरा हिस्सा क्या है कि इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में जैसे बता चुका, यही नेटवर्क यूज़ करना है, इसे डिमेंशन चेंज करनी है। दूसरा हिस्सा ये है कि आपने इस वाले नेटवर्क को भी यूज़ नहीं करना। आपने याद है टॉर्च विजन, मैंने बताया था ये टॉर्च विजन का जो पैकेज है ये हमें बड़े सारे मॉडल प्रोवाइड करता है, बड़े सारे डाटा सेट प्रोवाइड करता है। अब आपने यहाँ पे मॉडल यूज़ करना है, ठीक है। मॉडल्स के अंदर बेसिकली क्या है, डिफरेंट तरह के आपके पास नेटवर्क्स हैं, प्री ट्रेंड हैं और बगैर ट्रेनिंग के भी पड़े हुए हैं। आपने जस्ट उन्हें यूज़ करना है, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने ये क्या है, ये अभी इंशाल्लाह जब आज की लेक्चर की डिस्कशन हम कर लेंगे ना, एंड पे आपको ये समझ आ जाएगी ये क्या है, रेजनेट क्या है, ठीक है। तो इस वाले नेटवर्क को आपने यूज़ करना है। और अब उसके बाद फिर क्या करना है आपने,
एवेल्यूएट करना है परफॉर्मेंस को, कि जब आप असाइनमेंट नंबर 2 और अब असाइनमेंट नंबर 3 के अंदर जब आप ये दो नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं तो आपके मॉडल की या आपके एल्गोरिथम की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, वो पहले से बेहतर है या पहले से कम बेहतर है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको एवेल्यूएट आपने करा। तो ये ब्रीफ सा असाइनमेंट के बारे में बात थी। चलिए जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बात मैं दोबारा से फिर हाईलाइट कर दूं, कुछ चीज़ें हमने कंक्लूड भी कर ली थी। मैंने कुछ जितना हमने डिस्कस किया था कन्वोल्यूशन नेटवर्क का, एक हमने सिंपल सा आर्किटेक्चर भी बनाया था। उसके अंदर मैंने आपको एक ना कुछ पैटर्न की और कुछ ट्रेंड की बात कर दी थी। वो ट्रेंड क्या है, जो या पैटर्न क्या है, हमने ये देख लिया था कि जैसे जैसे हम नेटवर्क के अंदर डेप्थ वाइज आके मूव करते जाते हैं ना, तो जो फीचर मैप्स हैं उनकी स्पेशल जो डायमेंशन है ना वो रिड्यूस होती जाती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन या बिकॉज ऑफ पूलिंग ऑपरेशन, वो जो डेप्थ है, जो उसकी हाइट एंड विड्थ है, वो छोटी होती जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे जैसे हम नेटवर्क के अंदर आगे मूव करते जाते हैं तो नंबर ऑफ जो फीचर्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, यानी कि उनका वॉल्यूम, उसकी जो डेप्थ है वो इंक्रीज होती जाती है। तो ये एक ट्रेंड हमने देखा, जनरल ट्रेंड है। यानी कहने का मतलब ओवरऑल जो वॉल्यूम है ना हमारे फीचर मैप का थ्रू आउट द नेटवर्क ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, और हमने लास्ट में ये भी बात की थी कि क्यों हमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ़िल्टर यूज़ करते हैं जैसे जैसे हम नेटवर्क के अंदर आगे मूव करते हैं। तो उस हवाले से हमने ये बात कर ली थी कि क्योंकि आखिरी लेयर के अंदर ज़्यादा हम कम्प्लेक्स फीचर लर्न कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हमें ज़्यादा फ़िल्टर की ज़रूरत है। और दूसरा एक और बात हमने ये भी कर ली थी, जो पैटर्न आप देख रहे होते हैं ना नेटवर्क के अंदर, तो वो जनरली आपको यही नज़र आएगा कि पहले कन्वोल्यूशन लेयर है, उसके बाद कन्वोल्यूशन लेयर आ गई, उसके बाद पूलिंग लेयर है, उसके बाद फिर कन्वोल्यूशन, फिर पूलिंग, और इसकी कई रेपिटेशन, और एंड पे आपको नज़र आएगा फुली कनेक्टेड लेयर्स। और एट द एंड अगर आपकी बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो आपको सिग्मॉइड फंक्शन नज़र आएगा, अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो सॉफ्ट मैक्स, और अगर आपकी रिग्रेशन प्रॉब्लम है ना तो जस्ट जी की वैल्यू हम कंप्यूट करेंगे, हम कोई उस पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉब्लम है, आप एज प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं, तो आखिरी जो लेयर होगी उसके अंदर आपने कोई नॉन लिनियरिटी अप्लाई नहीं करनी, जो जी की वैल्यू है ऐसा जैसे उसे आप यूज़ करना। दिस इज जस्ट लाइक अ रिग्रेशन। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने लास्टली की थी। और एक दो और इम्पोर्टेंट बातें, ये बातें बता दी थी आपको। जो पूलिंग लेयर है, पूलिंग लेयर के लिए कोई नंबर ऑफ पैरामीटर चाहिए, लर्नेबल पैरामीटर है नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ जो लर्नेबल पैरामीटर है वो जस्ट लाइक ऐसी लेयर पे है जैसे कन्वोल्यूशन लेयर आपको अभी तक मैंने पढ़ाई है। इस तरह के बैच नॉर्मलाइजेशन की एक लेयर होगी जिसके बारे में इंशाल्लाह लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए भी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन पूलिंग लेयर ऐसी लेयर है जहाँ पे किसी तरह के पैरामीटर को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह की बातें हमने लास्टली कर ली थी। अच्छा जी, अब हम ज़रा कुछ क्लासिकल नेटवर्क की बात करते हैं, उनके आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं, ताकि हमें कुछ हाइपर पैरामीटर के बारे में ना डिसीजन मेकिंग करते हुए हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, रफ हम गेस कर सकें कि हमें किस तरह के हाइपर पैरामीटर ना, हाइपर पैरामीटर मीन कि हमें फ़िल्टर का क्या साइज़ रखना चाहिए कन्वोल्यूशन नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में, और हमें कितने फ़िल्टर यूज़ करने चाहिए। ठीक है, और हमें अगर लेयर्स को ऑर्गेनाइज करना है तो उनका क्या पैटर्न होना चाहिए, ताकि हम इन वाली बातों को सीख सकें। तो सबसे पहले एक बात कर, अच्छा इस वाले से जस्ट एक पहला सेंटेंस लिखा है, देखें एक आर्किटेक्चर है, एक मॉडल आपने यूज़ किया जो कि बाइनरी क्लासिफिकेशन करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कैट क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को बड़ा अच्छा सॉल्व करता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसी मॉडल को ट्रेन करें किसके लिए, किसी और बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ चेयर डिटेक्शन, चेयर की क्लासिफिकेशन अगर आप करना चाहें तो यकीनन जस्ट आप उसी मॉडल को यूज़ कर लें। आप जस्ट आपने करना क्या है, आप अपने डाटा सेट पे, जैसे चेयर डाटा सेट है उस पे आप उसको ट्रेन कर लें, तो होप्स हो कि वो आपको उतनी ही अच्छे रिजल्ट देगा जैसे वो कैट डिटेक्शन के केस के अंदर दे रहा था। बस डाटा सेट चेंज कर लें, आर्किटेक्चर वही रखें। तो यानी कहने का मतलब यह है एक आर्किटेक्चर मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एक एल्गोरिथम मल्टीपल प्रॉब्लम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब अगली बात, सबसे पहला आर्किटेक्चर जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था, शायद मशीन लर्निंग के कोर्स के अंदर भी किया था, आज दोबारा से भी हम कर लेते हैं। आर्किटेक्चर का नाम है
लीनेट 5, ठीक है। दिस इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन। कौन सी वाली क्लासिफिकेशन जी? मल्टी क्लास एमएनएस डाटा सेट याद है? इसके बारे में हमने बात की थी कि वो ये मॉडल, ये आर्किटेक्चर बेसिकली एमएनएस डाटा सेट के लिए था कि आप इमेजेस की इंफॉर्मेशन एज आ इनपुट दें तो ये बताएगा मॉडल कि उस इमेज पे क्या डिजिट लिखा होगा, ठीक है। तो ये ली कुन साहब थे, ये उन्होंने नेटवर्क इंट्रोड्यूस किया कि 1998 के अंदर, ठीक है। और ये आर्किटेक्चर का ज़रा पैटर्न अगर हम देखें तो वही आपको नज़र आएगा जी। पहले कॉन्वोल्यूशन लेयर है, उसके बाद पूलिंग लेयर है, हाँ एवरेज, यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, एवरेज पूल। उसके बाद फिर कॉन्वोल्यूशन लेयर है, फिर आपको पूलिंग लेयर नज़र आ रही है, उसके बाद फिर फुली कनेक्टेड लेयर्स है, फिर एक फुली कनेक्टेड लेयर है, और उसके बाद आखिर पे सिग्मॉइड फंक्शन है। शाह भाई बता सकते हैं कितनी लर्नेबल लेयर्स हैं इसके अंदर, इस आर्किटेक्चर के अंदर जी? लर्नेबल लेयर कितनी है जी? जी कितनी है जी, बताएं। कॉन्वोल्यूशन लेयर, ठीक है ना, ये 5x5 का फिल्टर है, ये बात समझ आ रही है ना, ठीक है। 5x5 का फिल्टर, स्ट्राइड 1, तो यानी कि इसके जितने भी कर्नल हैं कितने हैं जी? 6। तो 6 कर्नल के हमें वेट्स लर्न करने की ज़रूरत है, 5x5 और 6 कर्नल। पूलिंग लेयर यहाँ पे लर्नेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये लेयर तो नॉन लर्नेबल है। तो लेयर अभी एक हुई है। दूसरी कौन सी? ये वाली लेयर। तीसरी कौन सी है? देखें, फ्लैटन किया फीचर्स को और उसके बाद इस वाली लेयर से गुजारा, ये तीसरी लेयर होगी, ये होगी चौथी लेयर, और इसके बाद ये वाली पांचवी लेयर। ऐसे ही करते हैं ना, आखिरी लेयर के जो भी न्यूरॉन्स हैं उन्हें कनेक्ट करते हैं। फर्ज किया ये हमारी सॉफ्टमैक्स की तरह की लेयर है, तो इसके हर न्यूरॉन को इस सॉफ्टमैक्स की लेयर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है इसके भी अपने भी वेट्स होते हैं। ये लेयर नंबर 5 है हमारी, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अगर आप इनके पैरामीटर को काउंट करें तो इसका काउंट क्या है? 16,000 नंबर ऑफ पैरामीटर्स है, जस्ट 5। अच्छा ये समझ आ रही है 5 का, ये लीनेट 5 कहाँ से आया? 5 का मतलब समझ आ रहा है? 5 layers। लीनेट मतलब ये बेसिकली अब साइंटिस्ट अपने नामों से ही नेटवर्क के नाम रखते हैं। जैसे फिल्टर की बात की थी ना, प्रिवेट फिल्टर है या सोबल फिल्टर है, वो साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है। तो बिल्कुल इन्होंने भी अपने नाम पे रखा। कल कोई आप अपना नेटवर्क बनाएं तो कहे जी ये मेरा नाम है, और ये उमर नेट फॉर इंस्टेंस, उमर अपने नेटवर्क बनाता है तो उसका नाम ये रख सकता है, ठीक है। इसका नाम आप भी रख सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से अब देखें जरा इसके अंदर ट्रेंड वही देखें, साइज, स्पेशल साइज जो है वो रिड्यूस हो रहा है जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं डेप्थ के अंदर। इसी तरह से नंबर ऑफ चैनल जो हैं वो इंक्रीज होते हैं विद डेप्थ, और जनरल पैटर्न वही जो आपको पहले बताया वही आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से अब जरा देखिए, इसके बाद अगला एक और नेटवर्क है, अगेन दिस इज अनदर क्लासिकल नेटवर्क, दैट इज नेम इज एलेक्सनेट। इसकी नंबर ऑफ लेयर 8 हैं, और इम्पॉर्टेंट बात, इस बात को जरा नोट करें, ये क्या है? 2012 लीनेट कब था? वो कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1998। इतना गैप क्यों आया, बता सकते हैं रीज़न? इस दौरान लोगों ने बड़ी अटेम्प्ट की यार कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को किसी प्रॉब्लम के लिए, क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सेगमेंटेशन की प्रॉब्लम के लिए हम यूज़ करें इसे, लेकिन लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। और सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे थे, बता सकते हैं क्या रीज़न थी? क्यों नहीं कोई बहुत ही ज़बरदस्त सा मॉडल आया और जिसने क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया? जी, एलेक्सनेट ने कर दिया था। एलेक्सनेट ने क्या किया है, इसे ट्रेन किया एमएनएस डेटासेट पे, जिसका साइज क्या है? 14 मिलियन। और इस नेटवर्क ने बेसिकली, इसकी जो आखिरी लेयर थी, पता कितने ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रही थी, क्लासीफाई कर रही थी? वो थे 1000 क्लासेस के क्लासीफाई कर रही थी, ठीक है। शायद रीज़न बता सकते हैं क्यों इतना गैप आया, क्या वजह हो सकती है?
जी जी, हाँ लेयर्स कम थी। देखिए लेयर जैसे ही हम बढ़ाते हैं, 5 लेयर थी, 5 से 8 पे आए ना। लोग उन्होंने कोशिश की कि लेयर कुछ बढ़ाएं, लेकिन मसला क्या हो रहा था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा कितने नंबर ऑफ पैरामीटर दिखाए हैं आपको लिनट के, 60,000, एक ह्यूज नंबर। इसका मतलब कंप्यूटेशन रिसोर्सेज आपको काफ़ी हैवी चाहिए थे, ठीक है। तो जैसे ही नंबर ऑफ लेयर बढ़ाते थे तो जो कंप्यूटेशन रिसोर्सेज थे वो हमारे पास उतने अवेलेबल नहीं थे, इतने एफिशिएंट नहीं थे। इनके पैरेलल प्रोसेस कन्वोल्यूशन ऑपरेशन की बात हमने की थी ना लास्टली, कि कन्वोल्यूशन ऑपरेशन जो है बेसिकली आपको हेल्प आउट करता है कि आपसे इसके ऊपर किस तरह की पैरेलल प्रोसेसिंग लगा लें, ठीक है। कोई एल्गोरिथम आप पैरेलल प्रोसेसिंग वाला चला सकते हैं तो चला लें, क्योंकि हर कंप्यूटेशन इंडिपेंडेंट है दूसरी कंप्यूटेशन से, ठीक है। तो जीपीयू जनाब एक रीज़न बनी कि जीपीयू इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसने हेल्प आउट किया किस हवाले से कि नंबर ऑफ लेयर जैसे मैं बढ़ाऊँ, ठीक है, मुझे नंबर ऑफ रिसोर्सेज अब ज़्यादा, मतलब कंप्यूटेशन रिसोर्सेज मुझे ज़्यादा चाहिए, एफिशिएंट चाहिए, तो वो जीपीयू के फॉर्म के अंदर आपको अवेलेबल था। इसी तरह से उसी दौरान और भी जो ट्रेनिंग प्रोसेस था ना, उसको वो भी ऑप्टिमाइज हो गया, उस हवाले से भी बड़ी सारी इनोवेशन हुई उस दौरान, उस पीरियड के दौरान। वो क्या इनोवेशन थी, देखें आपको हमने जस्ट पढ़ाया, क्या बताया है, बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम के बारे में बताया है, या स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम के बारे में बताया, या मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम के बारे में बताया। लेकिन इसके बाद और कई मॉडल्स जो थे, कई और टेक्निक्स ट्रेनिंग के हवाले से कई और एल्गोरिथम जो वो इंट्रोड्यूस हुए, जैसे था मोमेंटम विद ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है, जैसे था आरएमएस प्रॉब, जैसे था एडम, ये और बड़ी सारी टेक्निक आ गई, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो ट्रेनिंग थी वो फास्ट हो गई। एट द सेम टाइम कई और टेक्निक्स, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसका यहाँ पे कुछ मेंशन भी कर दी हैं, जैसे वेट्स को इनिशियलाइज करने के लिए ना एक बेहतर टेक्निक आ गई। अभी तक जो आपको शुरू में पढ़ाया हमने जो मशीन लर्निंग कोर्स के अंदर, वो जैसे बताया जी आप रैंडम वैल्यू से इनिशियलाइज कर लें और उसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन इशू उसके अंदर ये आ रहा था, जो छोटी वैल्यू से अगर हम वेट्स को इनिशियलाइज करते हैं ना, तो हमारे जो ग्रेडियंट्स हैं ना वो ख़त्म विनिशिंग होना शुरू हो जाते हैं। ये मैं अभी क्या कहता हूँ, ग्रेडियंट विनिशिंग क्या है बात, विनिशिंग ग्रेडियंट की क्या बात है, अभी थोड़ी देर तक मैं दोबारा से इसके बारे में बताता हूँ। उसका मतलब बस ये समझे कि ग्रेडियंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। जैसे ग्रेडियंट की वैल्यू जीरो हो तो अपडेट क्या होना है, मतलब अगर मैं कहता हूँ, देखे ना ये हमारा वेट अपडेट है ना, रूल्स W इंटू अल्फा डी डब्ल्यू किसी लेयर के लिए, अगर ये वैल्यू ही जीरो आ रही है, ये बहुत छोटी आ रही है, तो ये अपडेट क्या होगा, बहुत स्लोली, बहुत थोड़ा अपडेट होगा। अगर इसके अंदर कोई छोटी सी वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है, कन्वर्जेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर ग्रेडियंट बहुत छोटे आते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए लोगों ने इस एरा के दौरान लोगों ने कई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवा ली, जैसे जेवियर इनिशियलाइजेशन की बात है, जैसे बैच नॉर्मलाइजेशन है, इसी तरह से रेगुलराइजेशन टेक्निक्स भी इंट्रोड्यूस करवा दी, जैसे L2 रेगुलराइजेशन, जिसके बारे में मैंने आपको तो आपकी क्लास को तो नहीं पढ़ाया, लेकिन डीप लर्निंग कोर्स के अंदर है ये सारी चीज़ें, जैसे ड्रॉप आउट की टेक्निक है एक। तो ये जो मैं जितनी बातें कर रहा हूँ इनके बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया, प्लीज़ अगर आप इनके बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो जो मेरा कोर्स है ना डीप लर्निंग का, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, आपने देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो चूंकि ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, तो इस वजह से ये जो मॉडल है, एलेक्स नेट साहब जो है ना, एलेक्स साहब ये इस काबिल हो गई, इनकी टीम इस काबिल हो गई कि उन्होंने ये मॉडल इंट्रोड्यूस करवा लिया, ठीक है। अब इस मॉडल का आर्किटेक्चर कैसे करके था, ये इस तरह से जैसे आपको नज़र आ रहा है। स्टार्ट पे क्या है, इनपुट इमेज नेट का साइज 227 बाई 227/3 था, वही उन्होंने यूज़ किया। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पूलिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसके बाद फिर कॉन्वोल्यूशन, फिर पूलिंग एंड सो ऑन, उसी तरह के, और एट द एंड फुली कनेक्टेड लेयर्स का कुछ कम्बिनेशन और एंड पे सॉफ्ट मैक्स अप्लाई हो, ठीक है। तो ये सारी बातें, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ पैरामीटर थे वो 60 मिलियन, ठीक है। तो देखें जीपीयू की वजह से पैरेलल प्रोसेसिंग आ गई, और कुछ सॉफ्टवेयर वाइज कुछ हमने एफिशिएंट हमें एल्गोरिथम मिल गए, तो इस वजह से इसकी ट्रेनिंग प्रोसेस जो है ना बेहतर तरीके से हो पाया। तो इस वजह से 8 लेयर का नेटवर्क जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा पाएगा। ये बात समझ आ रही है।
देखें नंबर ऑफ, एक और मैं थोड़ी सी बात पहले भी शायद की है, दोबारा से कर दूं। नंबर ऑफ लेयर बढ़ाने से होता क्या है? लेकिन यही हुआ ना, 5 लेयर से 8 लेयर पे आ गए। नंबर ऑफ लेयर बढ़ाने से क्या हो रहा है? हाँ जी, पैरामीटर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, ये बात तो नजर आ रही है, लेकिन फायदा क्या हो रहा है बता सकते हैं? शाबाश शाबाश, ज्यादा कम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री हम लर्न कर पाए, यानी कि इस वाले केस के अंदर 1000 क्लासें हैं। इसका मतलब है 1000 क्लासेस के दरमियान क्लासिफिकेशन करना, इसका मतलब इंतहाई कम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री लर्न कर रहे हैं जो 1000 क्लासेस को एक दूसरे से अलहदा कर रही हैं, यानी कि ऐसे डिसीजन बाउंड्री लर्न कर रहे हैं जो 1000 क्लासों को एक दूसरे से अलहदा अलहदा कर रहे हैं। तो यानी कि वो कम्प्लेक्स फंक्शन, जैसे ही नंबर ऑफ लेयर हम ऐड करते हैं, वो हम उतना ही कम्प्लेक्स फंक्शन लर्न करने की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेयर बढ़ाने से ही होता है। इस जैसे ही नंबर कम्प्लेक्स फंक्शन होगा, इसका मतलब है ज़्यादा बेहतर अंदाज से आप क्लासेस को आपस में अलग-अलग कर पाएंगे, क्लासीफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से नंबर ऑफ लेयर्स लोग बढ़ाते थे। अच्छा, इसी तरह से ये बात हो गई। अच्छा जी, इसके बाद एक और नेटवर्क आ गया 2014 के अंदर। ये एक ग्रुप था जिसका नाम, जिन्होंने अपना नाम रखा विजुअल ज्योमेट्री ग्रुप। इन्होंने जनाब एक नेटवर्क इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको इन्होंने अपने ग्रुप पे नाम पे ही इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसका नाम था VGG। ठीक है, इसके ना 2 वेरिएंट हैं, एक VGG 16 आपको नजर आ रहा है, इसी तरह से एक VGG 19। बता सकते हैं 16 का क्या मतलब होगा? यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स, लर्नेबल लेयर्स। VGG 19 नंबर ऑफ लर्नेबल लेयर्स। ठीक है, अच्छा, ये बहुत पॉपुलर हुआ, और इसकी पॉपुलैरिटी की मेन रीजन पता क्या थी? सिंप्लिसिटी इन आर्किटेक्चर। इन्होंने क्या किया, अभी आपने जो प्रीवियस मैंने आपको आर्किटेक्चर दिखाए हैं, उसके अंदर हर लेयर पे ऊपर, कॉन्वोल्यूशन लेयर के ऊपर जो फिल्टर के साइज है वो डिफरेंट है। जैसे LS नेट के अंदर स्टार्ट पे आपको देखा आपने 11x11 का है, LS नेट के अंदर जो ली नेट के अंदर शायद 5x5 का था। ठीक है, लेकिन इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने कहा हम इस आर्किटेक्चर को सिंपल करते हैं। सिंपल पता है इन्होंने क्या किया? एक तो जो फिल्टर का साइज था ना, वो रखा 3x3। ठीक है, जब भी कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, इन्होंने फिल्टर का साइज रखा 3x3। अच्छा, दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने ना कहा कि हर दफा ना जब भी कन्वोल्यूशन ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे ना, जो नंबर ऑफ चैनल्स है ना, प्रीवियस लेयर से हम डबल कर देंगे, एक चीज। और जब भी हम पूलिंग लेयर को अप्लाई करेंगे ना, पूलिंग लेयर पता क्या करेगी? जो स्पेशल साइज है ना हमारे फीचर मैप का, वो पहले से हाफ हो जाए। बस ये पैटर्न उन्होंने यूज किया, क्योंकि आर्किटेक्चर बहुत ही आसान था, सिंपल था, इस वजह से ये पॉपुलर हुआ। तो ये बात उन्होंने हर लेयर के अंदर यही बात उन्होंने रिपीट की। कैसे करके? यानी ये देखिए मेरा, ये नेटवर्क आर्किटेक्चर था। ठीक है, कि जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि फिल्टर का साइज 3x3 है। अच्छा, उसके साथ लिखा है स्ट्राइड इज इक्वल टू 1। समझ आ रही बात? स्ट्राइड एक एक आगे मूव करे। सेम साथ लिखा है सेम। सेम की मतलब समझ आ रही है? सेम से क्या मुराद है? चलें, ये देखें जरा, ये 224x224 इनपुट इमेज है, जिसका 3 चैनल है। इसकी आउटपुट क्या आई है? आफ्टर परफॉर्मिंग कन्वोल्यूशन ऑपरेशन, 2 दफा कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, जैसे आपको यहां पे नजर आ रहा है। साइज क्या रहा? साइज क्या रहा? सेम रहा। क्या मतलब साइज कैसे सेम रह सकता है? हमें तो पता है जो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन है वो बाय डिफॉल्ट उसकी नेचर है, वो साइज को श्रिंक कर देता है। स्पेशल साइज जो है इमेज का, इनपुट जो वॉल्यूम है उसका स्पेशल साइज से छोटा हो जाता है, हाइट एंड विड्थ कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है? सेम है। क्यों सेम रही? पैडिंग लगाई। ये मेंशन नहीं किया, लेकिन सेम लिख दिया, जिसका मतलब है जो स्पेशल साइज है वो सेम, पैडिंग लगाई है यहाँ। ठीक है, अच्छा, और चलिए आपसे सवाल ये है, ये फिल्टर का क्या लिखा है जी? फिल्टर का साइज क्या लिखा है? 3x3 बताएंगे क्या असल साइज क्या होगा उसका? वॉल्यूम कन्वोल्यूशन परफॉर्म करना है ना, वॉल्यूम कन्वोल्यूशन। ठीक है, कन्वोल्यूशन विद वॉल्यूम, ये कैसे होगा जी? 3x3 फिल्टर का साइज में 3x3 नहीं है, 3x3 है। कंपैटिबल होनी चाहिए उसकी डेप्थ, ये बात हमने लास्ट में की थी। अच्छा, उसके बाद देखें इसकी आउटपुट ये आई है। तो 2 दफा कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किया,
तो ये आउटपुट आएगी। उसके बाद देखें जरा, यहाँ पे क्या किया है, पूलिंग लेयर इंपोर्ट। देखें यहाँ फिल्टर, टोटल नंबर ऑफ फिल्टर कितने अप्लाई किए, 64। इस वजह से 64 इसकी नंबर ऑफ चैनल आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, हर फिल्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एक चैनल आता है ना, तो 64 अप्लाई किए तो 64 चैनल है, उन्हें स्टैक कर दिया। अच्छा, इसके बाद पूलिंग लेयर क्या करती है जी, पूलिंग लेयर को साइज को रिड्यूस कर देती है। तो अब देखें साइज का रिड्यूस होने की वाली बात है। फिल्टर का साइज क्या रखा, 2/2 का रीजन देखना है जिसके ऊपर फिल्टरिंग मैक्स कूलिंग अप्लाई करनी है। ठीक है, और उसके बाद स्ट्राइड क्या है, 2, यानी कि एक दफ़ा कूलिंग अप्लाई करके फिर स्ट्राइड 2 मूव करें, जिसकी वजह से जो डायमेंशन है वो क्या होगी, हाफ। अब देखें, अब ये मैंने बात कर दी आपको, बता दिया कि फिल्टर का साइज देखें जरा, चैनल यहाँ कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद डायमेंशन तो रिड्यूस नहीं हो रही, हाँ नंबर ऑफ चैनल बढ़ रहे हैं। ठीक है, पूलिंग लेयर से क्या हो रहा है, डायमेंशन उसकी स्पेशल डायमेंशन रिड्यूस हो रही है। अब देखें जरा अगली मजे की बात, अब दोबारा से कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म होने लगा है। अब नंबर ऑफ चैनल पहले से कितने हो गए हैं, डबल हो गए हैं। यहाँ पे 64, अब कितने हो गए, 120। अब फिर पूलिंग लेयर अप्लाई करने के, पूलिंग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, साइज पहले से हाफ हो गया। बस यही इसी की रेपुटेशन। ठीक है, और एट द एंड आपको यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स को उन्होंने अप्लाई किया। ठीक है, अच्छा जी, इसी वाले नेटवर्क को अगर मैं आपको एक और तस्वीर से दिखा दूँ, ये नेट से मैंने तस्वीर ली थी, तो आप उसमें से भी इसी वाले ऑपरेशन को देख सकते हैं। यहाँ जो ब्लैक बॉक्सेस हैं ये आपको कॉन्वोल्यूशन लेयर और प्लस रीलू एक्टिवेशन दोनों चीज़ों को दिखा रहे हैं। रेड बॉक्स जो हैं वो पूलिंग ऑपरेशन को, ब्लू जो हैं वो फुली कनेक्टेड लेयर्स को, और इसी तरह से सॉफ्ट मैक्स एट द एंड जो है वो येलो कलर के साथ है। अच्छा जी, नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हो गए जी, 14। अब नंबर ऑफ लेयर्स कितनी हो गई थी, 16, और VG19 भी है। ठीक है, इसी का एक और इसका भाई है जिसका नाम VG19, उसका नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है, 19। अच्छा, ये सारे जितने भी नेटवर्क मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थे। ठीक है, इन नेटवर्क को जस्ट आप इस मकसद के लिए नहीं यूज़ करते कि क्लासिफिकेशन आपने, इसके अलावा लोग इन नेटवर्क को और मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। वो कैसे करके मैं जस्ट एक थोड़ी सी इंट्यूशन या थोड़ा सा इस वाले पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे देखें, ये ना लोग इस तरह से इस वाले नेटवर्क को ना ऐसे भी यूज़ करते हैं। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा इस बात को। मैं अपने काम के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपको बताऊँगा। देखिए, मैंने ना एक मॉडल यूज़ किया जिसको मैं बुरा इमेज देता हूँ, तो उसने क्या कर दिया, मुझे एक मॉडल जिसे मैंने यूज़ किया, मैं कहता हूँ ये SR मॉडल है, इसको मैं बुरा इमेज देता हूँ, लो रेजोल्यूशन इमेज देता हूँ, तो ये मुझे क्या करता है, अच्छी हाई रेजोल्यूशन सुपर रिजॉल्व इमेज जो है वो जनरेट करके देता है। ये SR मॉडल है। ठीक है, मेरे पास ना इस बुरे इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग अच्छा ग्राउंड ट्रूथ इमेज भी है। ठीक है, तो अब ये मैंने प्रेडिक्ट किया है इमेज। अब मैं क्या करूं, इस प्रेडिक्टेड इमेज को मैं चाहूंगा कि मैं इसे कंपेयर करूं किसके साथ, ग्राउंड। कैसे कंपेयर करूंगा, शाबाश बता सकते हैं, दोनों का साइज एक जैसा है, कैसे करूंगा, कोई मैट्रिक बता सकते हैं जिसको यूज करके मैं दोनों के साइज को, दोनों के अंदर ये देखूंगा दोनों कितने एक जैसे हैं, ये शाबाश बता सकते हैं कोई मैट्रिक। हाँ जी, पढ़ी हुई है आपने। मैं जस्ट इनका मीन स्क्वायर एरर फाइंड कर लूँ, क्या मतलब, मैं इसकी पहली पिक्सल को पकड़ूं, इसकी पहली पिक्सल से उसका क्या लूँ डिफरेंस और स्क्वायर कर दूं, इसकी दूसरी पिक्सल पढ़ूं, इसकी दूसरी पिक्सल से क्या करूं स्क्वायर डिफरेंस, तो मीन स्क्वायर एरर मैं फाइंड कर सकता हूँ। इसको यूज करके मैं दोनों इमेज की सिमिलैरिटी को देख सकता हूँ। लेकिन देखिए सम टाइम पता क्या होता है, बड़ी ही वजह से सुनिए बात, सम टाइम ये दोनों इमेजेस जो है ना, ये मेरा LR इमेज और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये मेरा बुरा इमेज और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अच्छे आपस में अलाइंड नहीं है होते, मतलब अनअलाइंड है। अनअलाइंड से मुराद क्या
कि इसके अंदर ना, इस छोटे इमेज के अंदर फर्ज किया मैं इनकी तस्वीर लेता हूं तो इनका कान जो है ना उस तस्वीर के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है इस बुरे इमेज के ऊपर, लेकिन इस अच्छे इमेज के ऊपर ना इनका कान इमेज के बिल्कुल दरमियान में है। अब मैं इस बुरे इमेज को यूज करके अच्छा इमेज जनरेट करूंगा ना, तो इसका क्या मतलब है, अब इसके अंदर भी जो कान है ना वो एक खास लेफ्ट साइड पे होगा, जबकि यहाँ पे कान जो दरमियान में करके है। तो अब इनका मीन स्क्वायर एरर फाइंड करेंगे तो एरर क्या आएगा, छोटा आएगा बड़ा आएगा, बड़ा आएगा। लेकिन अगर ये दोनों इमेज अलाइंड हों, क्या मतलब कान एक पोजीशन पे ही है, बाकी फेस के पार्ट्स भी एक ही पोजीशन पे हैं, तो लॉस क्या आएगा, छोटा आएगा, मीन स्क्वायर एरर छोटा आएगा। ये मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, आप बड़ी तवज्जो सुनिएगा। एक तो ये हम मीन स्क्वायर एरर का एक मसला ये है कि ये ना पिक्सल टू पिक्सल लॉस को देख रहा होता है। तो लोगों ने ना फिर पता क्या किया, उन्होंने कहा जी हम ऐसा करते हैं, हम ना किसी नेटवर्क को ले लेते हैं जो पहले ट्रेंड है। देखिए ना, नेटवर्क जो ट्रेन हो वो हमें बेसिकली क्या फाइंड करके, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ बताया भी था कि जो हमारे कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क होते हैं इनकी स्टार्टिंग लेयर जो है वो एजेस को, कॉर्नर को आइडेंटिफाई कर रही होती हैं, जो मिडल लेयर्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स को जो है वो रिकग्नाइज कर रही होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कोई मॉडल है उसे हमने फेस रिकग्निशन के लिए यूज़ किया है या ट्रेन किया है, और आखिरी जो उसके पार्ट्स होंगे, आखिरी जो लेयर्स होंगी वो उसके कंप्लीट इमेज को या कंप्लीट फेस को जो है वो लर्न कर रही होंगी, उसे आइडेंटिफाई कर रही होंगी। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा था ना हमने। अब देखें लोग फिर क्या करते हैं, मीन स्क्वायर एरर को यूज़ नहीं करते जब इस तरह की प्रॉब्लम है, जैसे एक प्रॉब्लम हाईलाइट की है। वो पता क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये वाला नेटवर्क लें आप जिसका नाम फॉर एग्जांपल VGG19 है या 16 है, ये नेटवर्क आ गया, इसकी ना आखिरी लेयर, देखिए आखिरी लेयर पे एग्जैक्ट इमेज नहीं होता, लेकिन उसके जस्ट क्या होते हैं, फीचर मैप्स होते हैं, पूरा इमेज कंप्लीटली आपको नजर आ रहा होता है। ठीक है, पूरा फेस नजर आ रहा होता है। उन्होंने कहा ऐसा करें, इसकी ना ये वाली लेयर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जिसका वॉल्यूम क्या है, जिसका वॉल्यूम क्या है 7 बाय 7 बाय जी 512 है। अब ये करें कि इसकी अगली जो लेयर है उन्हें निकाल दें, ये प्री ट्रेन मॉडल था, अगली लेयर को क्या करें, निकाल दें। ये आपके पास मॉडल है, इसकी जस्ट ये वाली लेयर कंसिडर करें, अगली वाली लेयर को यूज ना करें। ये मॉडल आपने पहले ट्रेन किया था, किस पे ट्रेन किया था, एमएस डाटासेट पे। ऐसा क्या मतलब है, इसने हर तरह की जो इंफॉर्मेशन है उसने लर्न की हुई है। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या किया, देखें जरा बड़ी तवज्जो से। अब आपने क्या किया, आपने इस नेटवर्क को ना पहले ग्राउंड टू इमेज एज आ इनपुट दिया। इसने क्या करके दिया, इसने 7 बाय 7 बाय 15 का जो है ना ये फीचर मैप आपको रिटर्न कर दिया। ठीक है, जिसके अंदर उस इमेज के कंप्लीट जो फेस है फॉर एग्जांपल, या कंप्लीट जो ऑब्जेक्ट है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन, किसकी, ग्राउंड ट्रूथ की। एट द सेम टाइम फिर क्या किया इन्होंने, मतलब ये करने के बाद अब जिस सुपर रिजॉल्व इमेज को भी हम एज अ इनपुट देते हैं, ऐसा करने के बाद क्या होगा, आपके पास एक दूसरा वॉल्यूम आ गया जिसके अंदर क्या है, उसी ऑब्जेक्ट की, उसी फेस की कंप्लीट फीचर मैप्स हैं। अब लोगों ने फिर क्या किया, इन दोनों का लिया क्या, डिफरेंस, इसे क्या कहते हैं बेसिकली, परसेप्चुअल लॉस। इस पर लॉस को लोगों ने, उन्होंने कहा जी इस लॉस को अगर हम यूज करें, अब मैं अगली बात करने लगा, बड़ी तवज्जो सुनिएगा। मीन स्क्वायर एरर की जगह पे अगर आप ये फीचर मैप लॉस को, या जिसे मैं परसेप्चुअल लॉस कह रहा हूं, अगर फीचर मैप लॉस को अगर आप यूज करेंगे ना ड्यूरिंग ट्रेनिंग, यानी कि मीन लॉस को ना यूज करें, फीचर मैप लॉस को, तो आप देखेंगे आपको बेहतर रिजल्ट नजर आएंगे। मेरी एक नेटवर्क था जिसे आपने ट्रेन किया था सुपर रेजोल्यूशन के लिए, आप यहां पे मीन स्क्वायर एरर की जगह पे आप क्या यूज करें, आप परसेप्चुअल लॉस यूज करें। तो परसेप्चुअल लॉस कैसे यूज किया उन्होंने, कि ये मेरा VGG19 या 16 नेटवर्क है जो पहले ही प्री ट्रेंड है। अब मैंने जस्ट क्या करना है, मैंने इसको दोनों इमेजेस एज इनपुट देने हैं, इससे मैं सुपर रिजॉल्व इनपुट भी जो मेरा जनरेटेड इमेज है और ग्राउंड ट्रूथ भी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास दो वॉल्यूम होंगे, इनका मैं डिफरेंस फाइंड करूंगा, तो वो मुझे जो लॉस देगा ना वो ज्यादा बेहतर होगा। ये बेसिकली क्या है, परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन। सेमेंटिकली वो दोनों करीब करीब हैं इमेजेस, अगर वो एक जैसे हैं तो इसका मतलब वाकई अगर मेरा ग्राउंड ट्रूथ और जो सुपर रिजॉल्व इमेज है दोनों एक तरह के हैं तो इसका मतलब लॉस कम आना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह की
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोग जो हैं इन नेटवर्क को यूज करते हैं, ना सिर्फ अभी बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, बल्कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, मेरी बात समझ आई? तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट बात है, मतलब बड़े सारे लोग अभी भी इस वाली टेक्निक्स को यूज करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अच्छा जी, ये बातें इस हवाले से हो गई। चलें जी, अब अगला नेटवर्क, दैट नेम इज रेजनेट। रेजनेट क्या है? बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज आपने। रेजनेट, इसमें भी काफ़ी सारे वेरिएंट थे, जिसके अंदर जो नंबर ऑफ लेयर्स थी ना, देखिए VGG 19 के तक नंबर ऑफ लेयर कितनी हुई? 19। इन्होंने नंबर ऑफ लेयर बढ़ा दी कितनी? 34, 50, 101 और 152। ये 4 वेरिएंट हैं इसके, आपको नजर आएंगे इसके। इतनी नंबर ऑफ लेयर्स ये कैसे बना पाए या कैसे कर पाए, ये अब मैं बताने लगा हूँ। और कौन सी वाली प्रॉब्लम, यानी कि देखे ना वो जो VGG 19 वाले जिन्होंने नेटवर्क बनाया VGG 19, वो 20 या 30 क्यों नहीं बना पाए? क्या प्रॉब्लम आ रही थी? तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे नंबर ऑफ लेयर्स हम बढ़ाते थे ना, हाँ फंक्शन तो हम लर्न कम्प्लेक्स करना शुरू कर देते, लेकिन प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? उस प्रॉब्लम का नाम था वेनिशिंग ग्रेडियंट। वेनिशिंग ग्रेडियंट से मुराद क्या है कि जो आपके DW की वैल्यूज है ना, जो लेयर की, ये बिल्कुल नियरली इक्वल टू 0 आना शुरू हो गया। ठीक है प्लीज, अब मैं ना एक छलांग लगाने लगा हूं। अब मैं इस वेनिशिंग ग्रेडियंट को ना हाईलाइट करने को, ये प्रॉब्लम है क्या और इसका नंबर ऑफ लेयर बढ़ाने से क्या तल्लक है। ठीक है, जस्ट मैं अपने हाथों से लिखी हुई चीजें हैं, वो मैंने डीप लर्निंग कोर्स के अंदर लोगों को, जिन्होंने कोर्स पढ़ा उसको डिटेल से वहां बताया, लेकिन जस्ट फॉर कंप्लीटनेस मैं इसको हाईलाइट करना, बड़ी तवज्जो से देखिएगा प्लीज, बहुत आसान सी बात। देखिए जी, ये एक नेटवर्क है, यहां मैंने एक नेटवर्क शो किया है। ठीक है, यहां मैंने एक नेटवर्क शो किया है जिसकी काफी सारी लेयर्स हैं। ठीक है, जस्ट विनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको हाईलाइट करने लगा, बड़ी ही तवज्जो फरमानी है आपने। देखिए जी, ये नेटवर्क है जिसकी हर लेयर के ऊपर जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है ना, वो मैंने 2-2 रखे। ठीक है, और फॉर एग्जांपल आखिरी मैं बाइनरी क्लासिफिकेशन करना चाह रहा हूं, तो आखिर पे सिग्मॉइड फंक्शन है मेरा आखिरी लेयर की एक्टिवेशन फंक्शन। इसके दो इनपुट भी मैं कह रहा हूं 2 फीचर हैं, और उसकी वैल्यू मैंने क्या रखी है, जस्ट सिंपली कैलकुलेशन मेरी सिंपल हो जाए, कंप्यूटेशन अभी जो मैं करना चाह रहा हूं वो सिंपल हो जाए, इस वजह से मैंने यहाँ पे फीचर की वैल्यू भी क्या रखनी है, 1 1। शाबाश। हर लेयर की जो मेरी मैट्रिक्स होगी, वेट मैट्रिक्स होगी, उसका साइज बता सकते हैं जी। यहाँ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने हैं? 2। इनपुट्स भी क्या आ रही हैं? 2। तो मैट्रिक्स साइज क्या हो गया? 2/2। सही है जी। अच्छा, आप जरा, ये मेरी 2/2 मैट्रिक्स है। ठीक है, ये ट्रांसपोज करके लिख दी है वेट्स। चलें जी, अब अगली बात, बड़ी ही तवज्जो फरमाइए प्लीज। हमें वेट्स को छोटा इनिशियलाइज करना होता है, यही बात हमने पढ़ी है ना, छोटी वैल्यू के साथ हमें उसे इनिशियलाइज करना होता है। मैंने ना यहाँ पे छोटी वैल्यू ना, कंप्यूटेशन आसान हो जाए इस तरह से छोटी वैल्यू ली है। क्या लिया है? 0.5, 0, 0 और 0.5, इन वैल्यू से इनिशियलाइज किया। ठीक है, बड़ी मजे की बात। प्लीज अब देखिएगा, अब पहली एक दो अजम्पशन और ली हैं। बी बायस टर्म को इग्नोर मैंने किया है, अगेन कंप्यूटेशन आसान करने के लिए। और दूसरा, हम ना एक्टिवेशन जो फंक्शन है ना हमारा, वो समझे मैंने tan h यूज किया है। ठीक है, या रीलू भी समझ सकते हैं, लेकिन आप समझें कि जो z की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। जब z की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब क्या है, जो z की वैल्यू है वही a की वैल्यू है इन केस ऑफ रीलू फंक्शन। ठीक है, तो मैंने बायस टर्म को भी खत्म कर दिया और मैंने दूसरा कोई और एक्टिवेशन फंक्शन यूज, मतलब बायस को भी फंक्शन किया और एक्टिवेशन फंक्शन को भी मैंने कहा है उसी वही वैल्यू आएगी जो z की वैल्यू है। ठीक है, जस्ट कंप्यूटेशन आसान करने के लिए सारा कुछ कर रहा हूं। अब देखिए जी, पहली लेयर के लिए मेरा z कैसे कंप्यूट होगा, हमें पता है इट इज अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन w एंड x। ये मैट्रिक्स आएगी, ये मल्टीप्लिकेशन आएगी। ठीक है, आउटपुट क्या आ गई?
0.5 और 0.5, यानी कि पहली लेयर पे जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनकी आउटपुट क्या आएगी 0.5 और 0.5। देखें जी, अब दूसरी लेयर पे इनपुट क्या होगी, ये पिछली लेयर की जो आउटपुट है और इसके वेट्स क्या है, अगेन वही वेट है। वेट मैं कंसिस्टेंट रख रहा हूँ जस्ट टू मेड द कंप्यूटेशन सिंपल। अब आउटपुट क्या आ गई इसकी 0.5 का स्क्वायर और 0.5 का स्क्वायर। ऐसे मैं आगे मूव करता जाऊं और मैं कहूं कि चले जी आखिरी लेयर आपकी जिसका नाम मैंने एल रखा, उसमें बताएं आउटपुट क्या आएगी। देखें जरा, 3 पे क्या आई है 0.5 का स्क्वायर और 0.5 का स्क्वायर। 10 पे क्या हो गई पावर 10 0.5 की पावर 10 और एल जनरल कर दिया 0.5 की पावर एल 0.5 की पावर। देखिए अगर मैं जस्ट 9 नंबर पुट करूं ना इसके अंदर, तो जो नंबर आया ना, दोनों एक्टिवेशन जो आउटपुट आ रही हैं वो क्या आ रही हैं 0.00195, एक बहुत छोटा नंबर। और अगर मैं कहूं ये मेरी लेयर जो है ये 50 है, समझ आ रही है, ये तो नंबर तो और बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि जो मेरी प्रेडिक्टेड वैल्यू है ना ये बहुत छोटी आएंगी। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अब जरा बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज, अब आखिरी बात करना। अब मेरी एक्टिवेशन की वैल्यू बहुत छोटी आती है, जैसे जैसे डेप्थ वाइज मैं आगे मूव करता हूं तो एक्टिवेशन की वैल्यू छोटी है। अब ये फार्मूलेशन से तो आपकी बहुत ज्यादा पुरानी आगाही है। ये कौन सी वाली फार्मूलेशन जिसका हमने जिक्र किया पिछले कोर्स के अंदर, ग्रेडियंट हम कैसे कंप्यूट करते हैं किसी भी लेयर के लिए, ठीक है 1/m dz/L और पिछली लेयर की एक्टिवेशन। ठीक है, अब का ट्रांसपोज, अब जस्ट ये वैल्यू मैंने पुट की एक्टिवेशन की जो भी हमने कंप्यूट की है, ठीक है, इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ये वैल्यू ऐसे करके आ जाएगी, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, ये एक नंबर बहुत छोटा है, ये नंबर बहुत छोटा है। ये डी डब्ल्यू हमारी 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी ना, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, उसके अंदर जो डी डब्ल्यू की वैल्यूज आएंगी मेरे पास कैसी आएंगी शाबाश बता सकते हैं, ये नंबर बहुत छोटे हैं जी। ये डी डब्ल्यू भी क्या आएंगी, यानी कि ये जो मेरी मैट्रिक्स है इसके अंदर पड़े हुई जो वैल्यूज हैं ये भी इंतहाई छोटी वैल्यू है, बहुत ही छोटी वैल्यू, नियरली इक्वल टू 0। अच्छा, जब इसका मतलब ये अच्छा नियरली इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, यहां पे जो ग्रेडियंट है वो क्या हो रहा है विनिशिंग, इसको कहते हैं विनिशिंग ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ना होने के बराबर 0 के करीब आ गया। अब जब ग्रेडियंट 0 आ जाए, आप देखें जरा अपडेशन के लिए रूल हम यही अप्लाई करते हैं ना, W = W - अल्फा DW, तो ये वैल्यू आ गई 0, तो वेट्स क्या अपडेट हुए कुछ नहीं, तो इसका मतलब नेटवर्क ने लर्न क्या किया कुछ भी नहीं। ये बात समझ आ रही है, ठीक है, प्लीज इस बात को बड़ी ध्यान से संभाल के रखना है इस बात को। अच्छा अब देखें जरा, अब इस तरह की अगर प्रॉब्लम, मतलब जैसे हम डेप्थ, इसका मतलब बढ़ाते हैं नेटवर्क के अंदर, न्यूरल नेटवर्क की डेप्थ हम बढ़ाते हैं, कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क की डेप्थ बढ़ाते हैं, तो ये प्रॉब्लम विंचिंग ग्रेडियंट्स की प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। तो इसको फिर कैसे सॉल्व किया लोगों ने, इसको सॉल्व करने की काफी सारी टेक्निक्स थी, ठीक है, जैसे मतलब एक सोल्यूशन था ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन, एक आप वेट्स को इनिशियलाइज करते थे आप जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यू लें और उसको एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, एक तो तरीका कर वो आपको बताया था, लेकिन उसको उसके साथ इनिशियलाइज करेंगे ना आप तो ये प्रॉब्लम आएगी विनिशिंग ग्रेडियंट। तो उन्होंने कहा जी ऐसे इनिशियलाइज ना करें, एक और टेक्निक है जिसका नाम है ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन या ही इनिशियलाइजेशन, उससे इनिशियलाइज कर रहे हैं। एक और तरीकाकार है जिसे बैच नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, लोग कहते हैं उससे भी ये वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। प्लीज़ इन दोनों चीज़ों के बारे में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो अगेन डीप लर्निंग वाली कोर्स मेरे को देखें, वहाँ पे ये सारी वजाहत है। लेकिन तीसरा एक और सोल्यूशन जो इन्होंने रेजनेट के जो रिसर्चर उन्होंने हमें प्रोवाइड किया वो क्या थी जी, हम आपको नेटवर्क ही ऐसा बना के देते हैं जो कि इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। यानी कि क्या मतलब, जिसके अंदर जो एक्टिवेशन है ना वो छोटा नंबर ना आए, 0 ना आए, बल्कि कुछ ना कुछ एक बड़ा नंबर वैल्यू आए। जब एक बड़ा नंबर जो है मेरा एक्टिवेशन का आएगा, इसका मतलब क्या है, जब उसके कोरस्पॉन्डिंग आप ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे वो भी एक बड़ा नंबर होगा, वहां पे ग्रेडियंट जो है वो विनिश नहीं होंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। तो अब मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बताने लगा हूं कि कैसे उन्होंने आर्किटेक्चर ऐसा बनाया जिसकी वजह से जो ग्रेडियंट से या एक्टिवेशन थी वो छोटी नहीं है। वो क्या तरीकाकार था, अब मैं वो बताने लगा हूं। हाँ जी, वो तरीकाकार था जनाब कि बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ रेजिडुअल ब्लॉक। उन्होंने कहा असल में हमारा नेटवर्क क्या है, देखे जरा, उन्होंने कहा ऐसा ऐसे है ना हमारा नेटवर्क, ये देखें जरा,
ये नेटवर्क है, ये प्लेन नेटवर्क जैसे आपको नजर आ रहा है, ये नेटवर्क है, ठीक है। अब हम ये करते हैं, अगर जैसे नंबर ऑफ लेयर बढ़ाते हैं तो एक्टिवेशन ज़ीरो हो जाती हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रेडियंट्स वो भी ज़ीरो हो जाते हैं। तो वुड बी नाइस हम क्या करें, हम स्किप कनेक्शन का आइडिया यूज़ करें। क्या मतलब, यहाँ से ना हर लेयर के लिए उसने कहा जी यहाँ से जो भी एक्टिवेशन की वैल्यू है ना उसे पकड़ें और पकड़ने के बाद एक लेयर छोड़ के अगली लेयर के ऊपर एज अ इनपुट दे दें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे शो किया, ठीक है। तो ये जिस तरह से शो कराया, मैं अभी आपको थोड़ा सा ये यहाँ पे डिफरेंट शो किया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह से इस लेयर की जो भी एक्टिवेशन है इसे यहाँ से पकड़े और इस वाली लेयर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये एग्जैक्ट ऐसे ही काम करेगा, यहाँ एज अ इनपुट दे दें। तो ऐसा करने से क्या हुआ, बड़ी तवज्जो से देखिएगा इस बात को, जहां कहीं भी ना जैसे नेटवर्क के अंदर आगे मूव करेंगे ना, जहां वैल्यू छोटी होनी शुरू होगी ना, उसमें क्या होगा कि प्रीवियस वैल्यू जो है ना उसके अंदर ऐड हो जाएगी। यानी कि ये वैल्यू पकड़ी आपने, इसको ऐड कर दें, इसकी जो भी जी की वैल्यू कंप्यूट की है ना उसके अंदर। वो कैसे करके मैं अभी आपको बताता हूं। दोबारा से इस वाली तस्वीर को देखें, इस वाली तस्वीर को देखें आप, ये वाली तस्वीर किधर है, देखें जी किया क्या है। फर्ज किया ये जो कंपटीशन हो रही है ना, देखें जरा, ये इससे प्रीवियस जो लेयर थी, मैं दरमियान में नेटवर्क की कोई दो लेयर को आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये नेटवर्क की काफ़ी सारी लेयर थी, वही समझे 34 लेयर वाला नेटवर्क है रेजनेट, या 52 वाला, 51 वाला, या 101 वाला लेयर वाला, या 152 वाला, उसके दरमियान की दो लेयर्स को आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर जो स्किप कनेक्शन का आइडिया है वो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज़ आपने, बहुत आसान आइडिया कि इसकी इस वाली एक्टिवेशन को पकड़ें और इस फंक्शन की जो भी एक्टिवेशन कंप्यूट आप करने लग रहे हैं ना उसके अंदर उसे ऐड कर दें। वो कैसे करके, देखें जी, वो एडिशन ऐसे, मतलब मैं कहूँ AL प्लस 2 इज इक्वल टू, हाँ जी, ये कैसे होगा। फर्ज किया मैं कहता हूँ हमने फॉर द टाइम यहाँ पे कोई एक्टिवेशन अप्लाई करेंगे ना, पहले हम जी कंप्यूट करेंगे ना, जी कैसे हो गया, जी कैसे कंप्यूट होगा, ZL+2, यानी कि पहले चले मैं आपको ये बता दूँ हुआ है, ZL+2, इसके अंदर ऐड क्या करना है आपने, AL को ऐड करना। ये जो तस्वीर नजर आ रही है ना, इसकी फॉर्मुलेशन बेसिकली ये है, ठीक है। प्लीज अब बड़ी तवज्जो से, अब मैं दो एक चीज़ें ऐड करने लगा हूँ, गौर करना है आपने। उन्होंने कहा जी पहली बात ये कि जो हमने एक्टिवेशन यूज़ की है ना, ये ये GL+2 होगा, ठीक। यहाँ क्या लिखा, अच्छा जी, पहली एक्टिवेशन जो यूज़ किया ना उसका नाम क्या है, रिलू है। समझ आ रहा है रिलू एक्टिवेशन क्या है, कि आपकी जो भी जी होती है अगर वो पॉजिटिव है तो जी की वैल्यू वही रहेगी, जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ए की वैल्यू वही रहेगी क्योंकि ये स्लोप 1 है ना। लेकिन अगर जी की वैल्यू नेगेटिव है तो ए वैल्यू 0, यानी कि मैक्स ऑफ 0 कामा जी इज इक्वल टू ए, सही है। और हम अस्यूम करते हैं, बड़ी तवज्जो से प्लीज इस बात को सुनिएगा, हम अस्यूम करते हैं कि ये जो हमारा जी है ना, ये जो जी है ये क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू से मतलब क्या, ए इज इक्वल टू जी। और इस वाले केस के अंदर मैं AL2 की कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो ये क्या होगा, AL+2 इज इक्वल टू AL+2, यानी कि यहां पे जो भी कंप्यूट होगा वो क्या होगा, वो यानी कि जो भी जी कंप्यूट करेंगे वो ए के बराबर ही आ जाएगा, यानी कि जो भी जी की वैल्यू होगी वही जी अप्लाई करने के बाद ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, एक अजम्पशन तो ये होगी। अच्छा, दूसरी अजम्पशन क्या थी कि हम अस्यूम करते हैं कि हमने जो रेगुलराइजेशन है ना, L2 रेगुलराइजेशन अप्लाई की है,
देखें, मैंने आपको जब हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम की बात की थी वहाँ हमने, या शैलो नेटवर्क की बात की थी, वहाँ हमने L2 रेगुलाइजेशन की बात की थी। रेगुलाइजेशन क्या करती है, याद है जी? शाबाश। रेगुलराइजेशन क्या करती है? ओवरफिटिंग को रिजॉल्व करती है। कैसे करके? कि जो वेट्स की वैल्यू उन्हें छोटा कर देती है। ठीक है, अच्छा जी, बिल्कुल न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी रेगुलराइजेशन वैसे ही अप्लाई होगी जैसे आपकी शैलो नेटवर्क के अंदर होगी, लेकिन थोड़ी सी फॉर्मेशन डिफरेंट है। अगेन डिटेल से देखना चाह रहे हैं तो डीप लर्निंग के कोर्स के अंदर प्लीज आप देख सकते हैं इसको, उसको मैंने वीडियो शेयर की हुई है। अब देखें जरा बड़ी तवज्जो से, अब ये L2 जो है इसकी L2 रेगुलेशन कर दिया, W को छोटा कर देती है। इस वजह से मैं कह सकता हूँ ये जो मेरी लेयर है जो कि L+2 जिसके वेट्स हैं, बिकॉज ऑफ रेगुलेशन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नियरली इक्वल टू 0। और मैं कहता हूँ मैं B पे भी रेगुलेशन अप्लाई किया, जनरली लोग अप्लाई नहीं करते, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं कह देता हूँ इसको भी रेगुलेशन अप्लाई की, ये भी क्या होगी? 0। चलें जी, अब हम इस फॉर्मुलेशन पे दोबारा आ जाते हैं। देखें जी, अब इस फार्मूले के अंदर क्या होने लगा, यहां हमने रिलो एक्टिवेशन अप्लाई की। अब ये जी कैसे कंप्यूट होगा जी? ये जी की वैल्यू क्या होती है कि WL+2 मल्टीप्लाई बाय डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? हाँ जी, AL-1 प्लस B ऑफ L+2, हाँ जी, और प्लस ये मेरा सारा कुछ क्या आ गया? ये जी के कॉरस्पॉन्डिंग है, इस जी के कॉरस्पॉन्डिंग प्लस क्या है? AL। अब ये जो दो अजम्पशन हमने कंसिडर किए ना, अब इन्हें अप्लाई करते हैं। अब देखें, अभी मैंने आपको क्या बताया कि W और B क्या है? नियर इक्वल टू 0 है, तो उस वजह से क्या होगा? ये टर्म भी 0 हो गई और ये वाली टर्म भी 0 हो गई, और बचा क्या? AL। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है क्या कि अगर हमने हर लेयर पे ही जो एक्टिवेशन अप्लाई की है, मतलब इस वाली लेयर के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये कहा है कि जी की वैल्यू हमारी, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये एक पॉजिटिव नंबर है। क्या मतलब? ये तो 0 हो गया, तो ये नंबर क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर। इसके ऊपर मैं रिलो अप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा? यही नंबर आ जाएगा। ऐसे ही है ना, जैसे जी के ऊपर अप्लाई किया था तो जी और 1 बराबर आ गए थे ना, यानी वही जी आ गया था। इसका मतलब है यही ए की वैल्यू ऐसा जैसी ही आ जाएगी। देखो ना, ये सारा कुछ जस्ट लाइक आ जी है, ये जी है ना, इस पे मैं रिलो अप्लाई करूंगा और मैं कहता हूँ जी पॉजिटिव है, तो क्या आएगा? ये जो जी की वैल्यू है, यहाँ पे जी हमारा क्या है बचा? AL, तो ये क्या आ जाएगा? AL। क्या मतलब? यहां पे प्लीज बड़ी तवज्जो से, ये बड़ी बात, आखिरी बात, कि AL+2 इन वर्स्ट केस किसके बराबर आएगा? AL के बराबर। क्या मतलब? अगर AL+2 की वैल्यू अगर 0 भी हो जाती है ना, इसके ऊपर जो कंप्यूट की हुई वैल्यू वो 0 भी हो जाए, तो कम से कम AL+2 की जो एक्टिवेशन है उसकी वैल्यू AL हो जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस स्किप कनेक्शन, कि इस वाली टर्म को हम ऐड कर रहे हैं। यानी कि मैं बात क्या कर रहा हूं कि वर्स्ट केस के अंदर ना, फॉर एग्जांपल आपकी करंट लेयर की जो एक्टिवेशन है वो 0 हो जाए, कोई बात नहीं, प्रीवियस लेयर की ना एक लेयर छोड़ के उससे प्रीवियस लेयर की जो एक्टिवेशन है उसे एज अ इनपुट यूज कर, जिसकी वजह से क्या होगा कि कभी भी जो ए की वैल्यू वो 0 नहीं होगी। जब मेरी एक्टिवेशन 0 नहीं होगी तो इसका क्या मतलब है? ये छोटी नहीं होगी तो इसका क्या मतलब है? ग्रेडियंट्स भी 0 नहीं होंगे। तो बाय यूजिंग दिस आइडिया, देखिए बड़ा सादा सा आइडिया है, इस आइडिया को यूज किया और उन्होंने ये जो विंशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया। ठीक है, तो इसके मल्टीपल ब्लॉक्स जैसे भी मैं आपको शो कर रहा हूं, वहां पे जो एक्चुअली ये ऐसे ही है रेजिडेंट, इसको कहते हैं रेजिडुअल ब्लॉक, एक ब्लॉक है। अब मल्टीपल ब्लॉक्स ऐड करके ना उन्होंने रेज नेट बना लिया। ठीक है, तो जैसे मल्टीपल ब्लॉक्स यूज करके, जैसे मैं इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारी बातें जो मैंने अभी डिस्कस की हैं यही यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसे देख लीजिएगा प्लीज आप। ये देखें, ये प्लेन नेटवर्क था, अब ये यहाँ पे स्किप कनेक्शन का आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया।
और इस स्किप कनेक्शन के आइडिया की वजह से फिर क्या हुआ कि हमने नंबर ऑफ लेयर बढ़ा ली। नंबर ऑफ लेयर बढ़ा ली, इसका मतलब क्या हुआ, हमने ज़्यादा कम्प्लेक्स फंक्शन लर्न करने के काबिल हुए। ज़्यादा कम्प्लेक्स फंक्शन लर्न करने के काबिल हुए, इसका मतलब क्या हुआ, हम बेहतर तरह से क्लासीफाई कर पाए। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। और बाकी जो पैटर्न की बात है वो ऐसा जैसे ही जैसे पहले मैंने डिस्कस किया। प्लीज़ अब आपने अपनी असाइनमेंट के अंदर, मैंने आपको बताया था ना पार्ट 2 असाइनमेंट नंबर का, असाइनमेंट के अंदर, असाइनमेंट 3 के अंदर, अब आपने इस रेजनेट को यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ यूज़ कैसे करना है, वेरी सिंपल। देखिए कितना आसान है। टार्स वीएन पार्ट पाईटार्स की जब हम ट्यूटोरियल की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने जिक्र किया था टार्स वीएन जो पैकेज है जी हमें डाटा सेट भी प्रोवाइड करता है, एट द सेम टाइम हमें बड़े सारे मॉडल्स भी प्रोवाइड करता है जो पहले ही ट्रेंड हैं। अब आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये प्री जैसा मॉडल दो तरह से, एक प्री ट्रेंड, अगर आप चाहें प्री ट्रेंड से मुराद क्या, किसी बड़े डाटा सेट पे, जस्ट लाइक एमनेट्स, इमेजनेट डाटा सेट के बारे में थोड़ा बहुत पहले मेरा ख्याल जिक्र किया था कि जिसके अंदर नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो 14 मिलियन है। और एलेक्सनेट के अंदर उसी डाटा सेट को यूज़ करके उन्होंने 1000 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई किया था। वैसे किसी बड़े डाटा सेट पे ट्रेंड है, अब आप उसे यूज़ कर लें जस्ट। तो आप अपनी असाइनमेंट के लिए दो तरह से इसे यूज़ कीजिएगा प्लीज़। प्री ट्रेंड को ना ट्रू रख के और प्री ट्रेंड को फॉल्स रख के, तो देखिएगा रिजल्ट कैसे आते हैं। ठीक है, प्री ट्रेंड से बना दिए, इसके वेट्स पहले से ही अपडेटेड हैं, इसको आप अपनी प्रॉब्लम के लिए इसे यूज़ करें। इंशाल्लाह इसके साथ एक आइडिया जुड़ा हुआ है जिसे कहते हैं ट्रांसफ़र लर्निंग या फाइन ट्यूनिंग। वो क्या है, इंशाल्लाह अगली क्लासों के बारे, अगली आने वाली क्लासों के बारे में मैं इंशाल्लाह इस वाले आइडिया को डिस्कस करूँगा, जिसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि आप प्री ट्रेंड मॉडल को लें और फिर अपनी प्रॉब्लम के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास डाटा सेट बहुत छोटा है। देखिए डीप लर्निंग मॉडल्स के बारे में हमने बहुत पहले बात की है, कई दफ़ा की है कि ये डाटा हंगरी है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा सेट छोटा है, आपके पास 1000 इमेज है, तो फिर इस वाली प्रॉब्लम को फिर हम कैसे एक डीप न्यूरल नेटवर्क को, जिसकी लेयर बहुत ज़्यादा है, जैसे जस्ट लाइक 34 है, तो इसके कैसे हम ट्रेन करें। ये तो ओवर फिटेड हो जाएगा मॉडल, ये तो ट्रेन डाटा सेट में फिट हो जाएगा, डाटा सेट हमारा बहुत छोटा है, तो फिर इस वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो उसका सोल्यूशन है फाइन ट्यूनिंग या ट्रांसफर लर्निंग। क्या है आइडिया वो कि कोई प्री ट्रेन मॉडल लें, इसे किसी बड़े डाटा सेट पे ट्रेन किया हो, फिर इसे आप फाइन ट्यून अपने डाटा सेट पे कर लें। वो फाइन ट्यून कैसे करते हैं कि उसकी स्टार्टिंग लेयर को फ्रीज कर दें, उसके काफ़ी तरीकाकार हैं, लेकिन एक जनरल साहब मैं एक तरीकाकार बता रहा हूँ। स्टार्टिंग लेयर को आप फ्रीज कर दें, आखिरी लेयर को जस्ट ट्यून कर लें, यानी कि आखिरी लेयर को दोबारा से ट्रेन कर लें, उसके वेट्स लर्न कर लें, पहली लेयर के वेट्स को ऐसे ही रहने दें। ठीक है, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपको कुछ लेक्चर बाद बताऊंगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वाले आइडिया के साथ, यानी कि फाइन ट्यूनिंग और ट्रांसफ़र लर्निंग के साथ बेतहाशा आपका वास्ता पड़ने वाला है। जब भी आप डीप लर्निंग एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे, और मोस्टली बड़े सारे केसेस के अंदर आपके पास डाटा सेट छोटा होता है, तो उसका सोल्यूशन यही होता है कि पहले इसे किसी बड़े डाटा सेट पर ट्रेन करें और उसके बाद फिर अपनी प्रॉब्लम के लिए अपने डाटा सेट पर उसे फाइन ट्यून करें। ठीक है, तो इसके बारे में मज़ीद इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा जी, इसी तरह से आप, ये तो पाईटार्च के अंदर अवेलेबल है, इस तरह से कोई ऐसा कोड जो आपको ओपन सोर्स उसकी इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल है, जस्ट लाइक गिटहब के ऊपर कोड पड़ा हुआ है, तो बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन ना आपसे डाउनलोड करें और उसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गिट क्लोन वाला आइडिया शायद आपने ये इंस्ट्रक्शन से के साथ आगाही हो। लेटर ऑन इंशाल्लाह मैं किसी लेक्चर के अंदर इसे यूज़ करके भी आपको दिखाऊंगा कि देखें कि किस तरह से आप ओपन सोर्स कोड को आप अपनी प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए कैसे आप डाउनलोड करते हैं और कैसे उसे आप यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आज के लेक्चर के हवाले से आखिरी टॉपिक, आखिरी नेटवर्क, इसका नाम है इंसेप्शन नेटवर्क। इंसेप्शन नेटवर्क की जो मोटिवेशन है ना, उसको बताने के हवाले से बड़ी वजह से, हाँ जी प्लीज़, आइडिया देखें, हमने देख लिया कुछ नेटवर्क जो है 3x3 का कर्नल यूज़ कर रहे हैं, कुछ जो है वो 5x5 का कर्नल, कुछ 11x11 के कर्नल को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने कभी भी 1x1 साइज के कर्नल की बात नहीं की। ठीक है, बाजार में बड़ी मामूली सा ये ऑपरेशन लग रहा है, लेकिन इसकी इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसके अंदर इंसेप्शन नेटवर्क के अंदर। और ये करता क्या है, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। वो क्या है वो भी आपको दिखाता हूँ।
देखें वैसे अगर मेरे पास एक सिंगल चैनल है, उस पर 1 बाई 1 का कर्नल मैं यूज़ करूँ तो वो क्या कर रहा है, ये है 1 बाई 1 का कर्नल, ये सिंगल चैनल है, यानी कि 6 बाई 6 बाई 1, इसकी 1 भले लिखें या ना लिखें एक ही बात है। इसने क्या करना है, इस वाले कर्नल को पकड़ें, इसके सेंटर को, जिसका सेंटर वही है, उठा के इमेज पे रखें, और क्या करना होता है आपने, मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन। तो इसके अंदर एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन एक ही है, एडिशन क्या करनी है, तो ये क्या करेगा बेसिकली, हर एलिमेंट को ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर क्या हो जाएगी 4, बेसिकली स्केल कर रहा है, बड़ी कर मल्टीप्लाई कर रहा है। ये इसका मतलब यहाँ तो कोई इसकी यूजफुलनेस आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन अभी देखें आप जरा अगर वॉल्यूम कन्वर्शन देखें इसका ऑपरेशन, तो वहां पे आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़े गौर से देखिएगा प्लीज। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, इनपुट साइज है, इनपुट वॉल्यूम का साइज है 6 बाय 6 बाय 32। इसको मैंने कन्वॉल्व किया फिल्टर के साथ, इसका साइज क्या है 1 बाय 1 बाय 32 होना लाजमी है कि नहीं, हाँ जी, डायमेंशन कंपैटिबल होनी चाहिए, डेप्थ। अब ये क्या करेगा, आप इस वॉल्यूम पकड़े कि उसकी पहली पोजीशन पे, दूसरी एंड सो ऑन, किसी भी पोजीशन पे रखें तो बेसिकली क्या करेंगे आप जी, जैसे यहां पे रखा है क्या हो रहा होगा बता सकते हैं जी, शाबाश। 1 ये 32 साइज है ना, इसका मतलब क्या है, इस कर्नल की जो भी वैल्यू है पहली पोजीशन के साथ क्या होगी मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस इसकी दूसरी जो पोजीशन पर पड़ी हुई वैल्यू है, इसकी दूसरी पोजीशन से क्या होगी मल्टीप्लिकेशन, और फिर क्या एडिशन, वही डॉट प्रोडक्ट वाली बात ही है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, और फिर क्या होगी एक वैल्यू आएगी, जस्ट लाइक ये देखें, मतलब मैंने इस पोजीशन पर रखा तो उसने मुझे ये वाली वैल्यू देगी, मैं इसे इस वाली पोजीशन पर रखूंगा तो ये मुझे ये वाली वैल्यू देगी। आउटपुट में सीधी क्या आएगी, कितने नंबर ऑफ चैनल आएंगे, कितने नंबर ऑफ चैनल आएंगे, अगर मेरे पास जी कितने आउटपुट क्या आएगी, यानी कि देखें ना 6 बाय 6 बाय 32 ये इनपुट वॉल्यूम है, इसे मैं कन्वॉल्व करता हूं 1 बाय 1 बाय 32 के साथ, आउटपुट क्या आएगी, कितने चैनल आएंगे, दोबारा से ये बात है ना, जस्ट लाइक जैसे प्रीवियस कर रहे थे हम, आउटपुट चैनल कितने आ रहे होते थे, एक फिल्टर को मैं अप्लाई करता हूं, आउटपुट कितने फिल्टर आते हैं, आउटपुट कितने चैनल आते हैं, एक ही, ये देखे ना एक ही है, जिसका साइज क्या होगा, इंपॉर्टेंट बात क्या, चूंकि ये 1 बाय 1 का कर्नल है, ये जो इमेज के साइज है इसको श्रिंक नहीं करता, क्योंकि फिट हो जाता है ना, ये पहली पोजीशन पे फिट हो जाएगा, दूसरी पे भी, यानी कि हर रो हर कॉलम पे ये फिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये साइज को फिट चेंज नहीं कर रहा। बड़ी ही तवज्जो प्लीज आपने फरमानी है, ये स्पेशल साइज को श्रिंक नहीं कर रहा, फिर कर क्या रहा है, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अब इसके ये एक अप्लाई किया है तो ये रिजल्ट आया, इस तरह के जितने मैं फिल्टर अप्लाई करूंगा इसका मतलब क्या है, उतने मेरे पास क्या आएंगे, चैनल आ जाएंगे। अगर मैं फर्ज किया, बड़ी तवज्जो से सुनिए इस बात को, अगर मैं 32 फिल्टर अप्लाई करता हूं आउटपुट क्या आएगी, यह है ना 1 बाय 1 बाय 32 के 32 फिल्टर, आउटपुट क्या आएगी 32, आउटपुट आएगी 6 बाय 6 बाय 32। बड़ी ही तवज्जो से प्लीज आपने दोबारा से बात सुना है, अगर मैं एक फिल्टर अप्लाई करता हूं आउटपुट क्या आएगी 6 बाय 6 बाय 1, 2 करता हूं तो क्या आएगी 6 बाय 6 बाय 2, अगर मैं करता हूं इसके 64 फिल्टर अप्लाई, 1 बाय 1 बाय 32 के 64, आउटपुट क्या आएगी 6 बाय 6 बाय 64। समझ आ रही है बात, क्या मतलब, बाय यूजिंग 1 बाय 1 कन्वोल्यूशन ऑपरेशन स्पेशल डायमेंशन तो श्रिंक नहीं हो रही, लेकिन हम जो आउटपुट वॉल्यूम आ रहा है ना उसकी डेप्थ को कंट्रोल कर रहे हैं अपनी मर्जी से, उसकी डेप्थ को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या सेम रखना चाहें तो सेम भी रख सकते हैं। ये बात समझ आ रही है। अब इंसेप्शन नेटवर्क वाले जो रिसर्चर थे उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने इसी आइडिया को यूज किया, 1 बाय 1 कन्वोल्यूशन ऑपरेशन को यूज करके किसी तरह से जो डेप्थ थी ना, जो
जो डेप्थ थी उसे कम किया, नंबर ऑफ चैनल को कम किया। क्यों किया, मैं अभी वो आपको बताना। ये बात समझ आ रही कि नहीं? हाँ जी, ये इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही। चलेंगे अब जरा कुछ और ऑपरेशन देख लेते हैं। जैसे ये देखें एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, मेरे पास इनपुट वॉल्यूम है, क्या है साइज उसका 28 बाई 28 बाई 192। मैंने इसे कन्वॉल्व किया किस साइज के साथ, 1 बाय 1 बाय, बताएंगे इसका साइज क्या होगा, 1 बाय 1 बाय 192 लिखा नहीं है लेकिन बाय डिफॉल्ट समझे इतना ही है। कितने फिल्टर अप्लाई किए हैं, 32, तो आउटपुट क्या आ गई। तो ऐसा करने से हमने क्या किया, 28 बाई 28, स्पेशल डायमेंशन तो वही रही, हाइट एंड विड्थ चेंज नहीं, तो चेंज क्या हुआ, डेप्थ। तो डेप्थ को हम श्रिंक कर सकते हैं इसके साथ। तो जब मैं डेप्थ को श्रिंक करूंगा उसका क्या फायदा होगा जी, जैसे डेप्थ को श्रिंक करूंगा तो इसका क्या फायदा होगा, उसका फायदा ये होगा जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है ना, देखना इस वाली वॉल्यूम के अंदर जो वैल्यूज है वो कम आ गई। इसका मतलब है जो कंप्यूटेशन हमें चाहिए होगी ना, जितनी जो हम कंप्यूटेशन करेंगे कोई भी कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के हवाले से, ठीक है, या कोई और ऑपरेशन पर, वो हमें कम मल्टीप्लिकेशन चाहिए होगी। ठीक है, ये कैसे करके मैं अभी आपको बताता हूँ। और इंपॉर्टेंट बात, ये उन्होंने अपने नेटवर्क के अंदर, इंसेप्शन नेटवर्क के अंदर यूज किया इस आइडिया को, और उन्होंने दो चीजें की। उन्होंने कहा चाहे इस वॉल्यूम को यूज करें या इस वॉल्यूम को यूज करें, जो आउटपुट रिजल्ट्स है ना उनके अंदर वो खातिर खा फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस वजह से वॉल्यूम यानी कि नंबर ऑफ चैनल को रिड्यूस करके उन्होंने देखा, रिड्यूस किया, क्योंकि इससे कंपटीशन वाइज काफी फायदा हो रहा था। वो कैसे करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जरा, ये देखें जी, पहले उनका जस्ट लाइक जैसे मैंने रेजनेट की बात की ना, रेजिड्यूअल ब्लॉक की बात की, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे इंसेप्शन मॉड्यूल है। इंसेप्शन मॉड्यूल क्या है, प्लीज बस आखिरी बातें, ये खत्म होने लगा लेक्चर, बस ये आखिरी, अगर ये स्लाइड समझ आ गई तो बस। उन्होंने पता क्या किया, एक मॉड्यूल के अंदर ना, देखें इन्होंने आइडिया का यूज किया। इन्होंने कहा जी जस्ट लाइक जैसे रेजनेट था और वहां पे रेजिड्यूअल मॉड्यूल था, हम अब अपना इंसेप्शन मॉड्यूल बनाने लगे। उसके अंदर बेसिकली क्या किया उन्होंने कहा जी हम ऐसा करते हैं, कुछ लोग जो है वो 3x3 कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कुछ जो है वो 5x5 का, 7x7 का, और हर लेयर पे डिफरेंट, हर कॉन्वोल्यूशन लेयर पे डिफरेंट कर्नल के साथ और एक स्पेसिफिक जो फिल्टर है उसे यूज करते हैं। हम क्या करने लगे हैं, हम सारे कर्नल, डिफरेंट कर्नल को यूज कर लेते हैं एक ही लेयर के ऊपर ही, एक ही लेयर, मतलब एक ही लेयर है, इस पे डिफरेंट कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और एट द सेम टाइम हम इस पे मैक्स पूल भी अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा एक मॉड्यूल बन जाएगा। अब कैसे करके जरा देखेंगे, 1 बाय 1 कर्नल, ये इनपुट क्या है 28 बाय 28 बाय 192। तो फिल्टर का साइज क्या होगा, 1 बाय 1 बाय 192। कितने फिल्टर अप्लाई किए, 64। तो वॉल्यूम कितना आ गया, 28 बाय 28 बाय 64। ये वॉल्यूम ग्रीन जो ऐसा नजर आ रहा है। इसी तरह से 3 बाय 3 बाय 192 का एक फिल्टर लिया, और कितने फिल्टर अप्लाई किए, 128। तो उस वॉल्यूम का हमारे पास आउटपुट आ गई, ठीक है। और साथ सेम लिख दिया, इसका मतलब क्या है, पैडी यूज कर लें ताकि सभी की साइज जो है कंपैटिबल हो एक दूसरे से, एंड सो ऑन। इस तरह से मैक्स पूल के साथ भी ऐसा ही किया मामला। अच्छा, ये करने के बाद उन्होंने पता क्या देखा, उन्होंने कहा अगर हम ये काम करते हैं ना, ऐसा करने से ना ये जो कंपटीशन हो रही है ना, ये जो हम डिफरेंट कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये एक बहुत ज़्यादा हो रही है, इसका नंबर बहुत बड़ा है। वो कैसे करके, अब देखिए उन्होंने कहा कि फर्ज किया अगर जस्ट एक कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन दिखा देना जिसके अंदर हमने 5x5 फिल्टर अप्लाई किया है। देखिए अभी मैं आपको एक इंसेप्शन मॉड्यूल दिखा रहा था जिसके अंदर डिफरेंट फिल्टर साइज की कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन थे और साथ में एक्सपूल भी थी। वो एक मॉड्यूल की अभी बात है, तो कई मॉड्यूल तो उन्होंने ऐड करके इंसेप्शन नेटवर्क बनाया। तो अभी एक मॉड्यूल के अंदर जस्ट एक कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन अगर आप देख लें कैसे है, ये फॉर एग्जांपल इनपुट वॉल्यूम है 28 बाय 28 बाय 192। इसको मैं कन्वॉल्व करता हूं किसके साथ, 5 बाय 5 बाय 92 फिल्टर के साथ, ठीक है। अब इस फिल्टर के साथ जब मैं इसे कन्वॉल्व करता हूं इस इनपुट को, तो इस एक पिक्सल के लिए कितनी मल्टीप्लिकेशन आएंगी जी, इस एक फिल्टर की ना, अभी इसे समझे पहला फीचर मैप
कि पहली एक पिक्सल के लिए कितनी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने की जरूरत है? 5/5/192, इतनी मल्टीप्लिकेशन। और अगर मैं इसके सारे वॉल्यूम की बात करूं जी, तो फिर कितनी मल्टीप्लिकेशन होगी? देखें 5/5/192 मल्टीप्लाई बाय दिस वॉल्यूम, तो वो नंबर कितना बन गया? 120 मिलियन नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जस्ट एक कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन के लिए। तो एक इंसेप्शन मॉड्यूल के अंदर तो बड़े सारी कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करें, ये तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। उन्होंने कहा जी फिर क्या करें? देखें जरा, अब असल में उसका यूज आने लगा है। ये है 1/1 कॉन्वोल्यूशन का फायदा। उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने कहा जी वही रहने दें, वो इनपुट वॉल्यूम को यही रहने दें जो आपके पास है। अब उसके साथ करना आपने क्या है, अब यहां पे 1/1/92 के कितने फिल्टर यूज कर रहे हैं? 16। ऐसा करने से आपने क्या कर लिया, जो आउटपुट है ना, आप देखें जो आउटपुट है, आउटपुट वॉल्यूम है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ फीचर मैप्स हैं वो आपने कम कर लिए। मतलब क्या, इसकी डेप्थ जो है उसे रिड्यूस कर लिया आपने, डेप्थ को श्रिंक कर लिया। और श्रिंक करने के बाद, और मजे की बात, उन्होंने ये देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा कि रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंसेप्शन मॉड्यूल अगर हम ऐसे यूज कर रहे हैं जिसके अंदर 1/1 कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फीचर मैप की डेप्थ कम करते हैं, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद देखें जरा मजे की बात क्या किया, 1/1 कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करने के बाद इस डेप्थ को कम किया, और उसके बाद फिर वही 5/5 का कर्नल अप्लाई कर लिया। जहां पे क्या है, 5/5/16 के कितने कर्नल यूज कर लिए? 32। तो आउटपुट क्या आ गई? आउटपुट क्या आ गई? 28/28/32। और मजे की बात देखें जरा, अब हाँ जी, अब नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए जरा ये देखें। ये बात समझ आ रही है ना? यानी कि पिछली लेयर, पिछली स्लाइड के अंदर जो मैंने आपको दिखाया, उसी बात को यहाँ पे दोबारा से मैं कि आउटपुट रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी? 28/28/32। बिल्कुल वही आ रही है, इनपुट वही वॉल्यूम है, आउटपुट यही आ रही है। लेकिन अब जरा देखें, काउंट करें मल्टीप्लिकेशन को, देखें जरा यहां पे क्या है जी, यहां एक पिक्सल के लिए ना, मतलब इस पोजीशन पे ना एक वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हमें कितनी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी? 1/1/192 एक पोजीशन के लिए। अब मैं पूरे वॉल्यूम की बात करूं तो इसका क्या मतलब है, इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो नंबर क्या बना? जैसे 192 को हमने इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्या बना? 4.5 मिलियन। बिल्कुल इसी तरह से अब यहां पे हमने क्या किया, 5/5/16 के फिल्टर को कन्वॉल्व किया इसके साथ ना, तो एक आउटपुट के लिए बेसिकली कितनी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी पड़ी? 5/5/16। तो टोटल वॉल्यूम बेसिकली हमारा कितना है? 28/28/32। तो इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें जैसे यहां पे किया हुआ है, तो आउटपुट क्या आ गई? 10 मिलियन। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा जी? 12.4 मिलियन। जबकि प्रीवियसली जो आपको दिखाया वो नंबर कितना था? 122। तो देखें 10 गुना कम जो है वो हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ी। तो ये बात समझ आ रही है कि कैसे हम चैनल रिड्यूस करते हैं और कैसे कंप्यूटेशन जो है हम एफिशिएंट बना लेते हैं। ठीक है, तो बस यही आइडिया था। उन्होंने अब क्या किया है कि अब नेटवर्क ये मॉड्यूल है, अब वो बजाय कि हम पहले अलग-अलग से जोड़ रहे थे ना, अब जस्ट आपने क्या करना है, 5/5 कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करना है, 3/3 करना है, तो पहले क्या करना है? 1/1 कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करने, जिससे डेप्थ श्रिंक हो जाए। और मजे की बात है, इसी तरह से ना सिर्फ उन्होंने कॉन्वलेयर के साथ, इस तरह से मैक्स पूल की आउटपुट के साथ भी उन्होंने जो कॉन्वोल्यूशन जो ऑपरेशन है उसे परफॉर्म किया। ठीक है, और उसके बाद सारे चैनल को कनेक्टिनेट कर दें, तो ये आपका एक मॉड्यूल है। अब इन्हीं मल्टीपल मॉड्यूल्स को जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद क्या बना? ये है जी इंसेप्शन नेटवर्क। ठीक है, ये एक इंसेप्शन मॉड्यूल है, प्लीज गुस्सा ना करें, ये बस खत्म होने लगी ये बात। अच्छा, इसका नाम इंसेप्शन नेटवर्क क्या है? जस्ट ये बात, और इसके बाद मैं एक और स्लाइड आपको दिखा दूं तो इसकी कंप्लीट पिक्चर आपको यहाँ पे नजर आएगी। इसके साथ ना जो हिडन लेयर्स है ना, वहाँ पे भी आउटपुट आपको नजर आ रही है।
ये जैसे आपको यानी कि यहाँ पे भी शॉर्ट मैक्स लिखा है, यहाँ भी आप चाहें बीइंग अ प्रोग्रामर इस वाली लेयर की आउटपुट को यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा बता सकते हैं? यानी कि ऐसा नेटवर्क जो कम कम्प्लेक्स है उसे मैं यूज़ करूँ तो क्या फ़ायदा होता है? जस्ट लाइक अ रेगुलराइजेशन फैक्ट, नेटवर्क अगर सिंपल रहेगा तो इसका मतलब क्या है, पैरामीटर कम होंगे, ठीक है, तो सिंपल होगा तो आप चाहें तो इसकी आउटपुट को, ये फैसिलिटी भी इसके अंदर उन्होंने दी। अब आखिरी बात यह कि इसका नाम इंसेप्शन क्यों है, बता सकते हैं? इंसेप्शन लफ्ज़ कहाँ से आया, बता सकते हैं? इंसेप्शन बेसिकली एक मूवी का नाम है, ठीक है, जिसके अंदर हीरो कहता है वी नीड टू गो डीपर। अच्छा, इस पेपर के अंदर उन्होंने मेंशन किया है बकायदा इस मूवी को एज अ रेफरेंस, तो बस उन्होंने देखी इस मूवी तो वो इनसे इंस्पायर हुए, तो उन्होंने कहा ठीक है हम कुछ डिटेल से देखते हैं चीज़ों को, पे अटेंशन टू डिटेल। ये तो हम आपको पहले प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ आज की मोटिवेशन क्या है, पे अटेंशन टू डिटेल, ज़रा डिटेल से देखें अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को, जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, जिन जिन असाइनमेंट्स पे आप काम कर रहे हैं। होप सो इंशाल्लाह ताला आप भी कोई इंसेप्शन नेटवर्क बना लेंगे ठीक है, चले जी, बेस्ट ऑफ लक, साइन विद असाइनमेंट, ठीक, चले टेक केयर।